हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल सर। क्या हाल चाल है? आप लोग सभी लोग ठीक ठाक हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा। बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक टॉपिक है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये सभी क्लास या सभी वर्गों के लिए बहुत ही आवश्यक ये एक सिस्टम है जिसे सबको जानना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है, इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब ऐसे तंत्र, शरीर के ऐसे ऐसे अंग जो पाचन में हिस्सा लेते हैं। तंत्र का मतलब वही होता है जो बहुत सारे अंग या बहुत सारे जब लोग इकट्ठा होते हैं, जब किसी चीज़ को करते हैं तो उसको हम तंत्र बना देते हैं, सिस्टम हो जाता है। तो सेम ऐसे ही हमारे शरीर के बहुत सारे अंग जब एक साथ मिलके किसी चीज़ पे काम करते हैं तो तंत्र में आ जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में हम लोग शुरू करेंगे इसकी टॉपिक होती क्या है। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जानिए कि जितने भी जीवधारी हैं हमारे पृथ्वी पे, जितने भी सजीव जीव हैं, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। सभी लोग भोजन करना चाहते हैं, जीने के लिए सबको भोजन करना है। और जब वो भोजन करेंगे तो वो भोजन हमारे अंगों से, हमारे शरीर के अंगों से होते हुए पाचन की दिशा में बढ़ती है, डाइजेशन के मार्ग पे चलते हैं। और क्या क्या इसके जो पॉइंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, सभी कुछ इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो चलिए देखा जाए कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन होता है वो मुख गुहा, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से जो मतलब कि हमारे मुंह से पहले जो पाचन होती है हमारे मुंह से शुरू होती है, ठीक है। इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। देखिए, जो भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं खाना, पहले तो हम लोग नॉर्मली ऐसे जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, पेट भर जाता है तो हम जानते हैं कि अब पाचन शुरू होगा। लेकिन ये गलत है। पाचन जो है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ज्यों हम कुछ खाना शुरू करते हैं तुरंत हमारे मुंह में लार बनने लगता है, ठीक है ना। लार बनता है जिसको हम सलाइवा कहते हैं। यह सलाइवा सलेवरी ग्लैंड से निकलती है और जैसे हम कुछ खाते हैं वो सलाइवा, वो जो लार होती है हमारे मुंह में, हमारे भोजन में मिक्स होता है और भोजन को खूब सॉफ्ट, एकदम नरम मुलायम बना देता है ताकि उसे हम आसानी से निगल सकें, ठीक है। तो मुंह में लार बनता है, सलाइवा बनता है, और किससे बनता है? सलेवरी ग्लैंड से। इस लार में सेलेवरी एमाइलेज होते हैं, ठीक है। सेलेवरी एमाइलेज बनते हैं जो भोजन में मुख्यतः तीन चीज़ें मौजूद होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। किसके माध्यम से? सेलेवरी ग्लैंड से। सेक्रेशन जो होता है सलाइवा या लार, उसी लार से कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि लार में सेलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम होती है और वह कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू कर देता है। तो नोट करते रहिए, हमारे मुंह में सेलेवरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है बच्चों। सेलेवरी ग्लैंड होते हैं जो क्या बनाते हैं, जिसमें क्या बनता है? सेलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम बनते हैं। और यह किसको पचाते हैं? ये पचाते हैं हमारे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। नोट करते रहिएगा। सेलेवरी ग्लैंड में सेलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाना शुरू करते हैं। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट पचा, अब जो हम भोजन को खूब चबा चबा के खा रहे हैं वो बोलस के रूप में हो जाता है। बोलस का मतलब जो मुंह में हम लोग जो निवाला लेते हैं जब खाते हैं तो वो पूरा टूट जाता है, ठीक है। तो डाइजेशन का एक और इसका अगर परिभाषा देखिए तो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल से, मतलब कि जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में किसी भी भोज्य पदार्थ को तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है या पाचन कहलाता है, ठीक है। जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में भोजन को तोड़ना ही पाचन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब सेलेवरी एमाइलेज जो होती है कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, और भोजन जो हमारे मुंह में जो हम लोग निवाला लिए होते हैं अब उसको जीभ के माध्यम से हम लोग ईसोफेगस में, ठीक है, एक ट्रैक होता है इस तरह से, जो ये ट्रैक हमारा जाके किस में खुलता है? स्टमक में खुलता है, ठीक है। तो ये ट्रैक को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस,
ठीक है, ईसोफेगस। अब भोजन ईसोफेगस में आ जाता है जीभ के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए ईसोफेगस जो होती है एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह जाके ओपन होता है कहाँ पे, स्टमक में, स्टमक में खुलता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ओपनिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कौन सी मूवमेंट होती है, कैसा गति होता है भोजन में, वही बताता हूँ। तो देखिए जैसे ही भोजन हम ईसोफेगस में जीभ से ढकेल देते हैं तो इसमें एक मूवमेंट शुरू होता है ईसोफेगस में, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं क्रमाकुंचन गति, ठीक। ये क्रमाकुंचन गति कैसी होती है, देखिए क्रमाकुंचन गति का मतलब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है जब भोजन हमारे इस ईसोफेगस में आता है तो पीछे की दीवार इसको दबा के ढकेलती है, इस भोजन को ढकेलती रहती है और भोजन धीरे धीरे सरकता हुआ हमारे कहाँ तक आता है, स्फिंक्टर वाल तक आता है। स्फिंक्टर, इस ओपनिंग को, ईसोफेगस जो ओपन होता है स्टमक में, तो इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर। क्यों, क्योंकि स्फिंक्टर मसल से बने होते हैं। ये स्फिंक्टर का मतलब याद रखिएगा, स्फिंक्टर किसको कहते हैं, जब ईसोफेगस हमारे स्टमक में जाके ओपन होता है तो जिस ओपनिंग जहाँ पे ओपनिंग होती है इसको स्फिंक्टर ओपनिंग कहते हैं। स्फिंक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्फिंक्टर हमारे इच्छा अनुसार नहीं खुलता है, ठीक है। जब हम भोजन लेते हैं, किसी चीज़ को लेते हैं, जब यह भोजन यहाँ पे आ जाता है तभी यह ओपन होता है और यहाँ से भोजन किस में जाता है, स्टमक में आ जाता है। फिर ये अपने आप, ये मसल्स ऐसे होते हैं स्फिंक्टर मसल, फिर अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब भोजन आ गया हमारे स्टमक में। स्टमक में भोजन आने के बाद देखिए क्या होता है, स्टमक के आंतरिक दीवालों पे छोटे छोटे बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या होते हैं, आंतरिक वाल पे, इनके दीवालों पे छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ HCl प्रोड्यूस करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ HCl भी सेक्रेशन करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन में मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं HCl, और दूसरा काम क्या करते हैं, ये HCl भोजन को पचाने में मदद करते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटीन को भी पचाने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम सेक्रेशन करते हैं जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, ठीक है। पेप्सिन रिलीज करते हैं कौन, ये जो हमारे स्टमक है, स्टमक पेप्सिन सेक्रेशन करता है जो प्रोटीन को पचाता है, ठीक है बच्चों। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम सेक्रेशन करते हैं जिसका नाम होता है पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन ये जो है सेक्रेशन करते हैं। इसके अलावा ये जो ग्लैंड होते हैं, यह जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ये म्यूकस को भी रिलीज करते हैं। म्यूकस को रिलीज करने का मतलब ये होता है कि जैसे ये जब म्यूकस रिलीज कर देते हैं तो जो आंतरिक दीवारें हैं, जो स्टमक के आंतरिक जो दीवार है, यह HCl के प्रभाव से, मतलब कि एसिड के प्रभाव से बचे रहें, ताकि एसिड, आप जानते हो HCl, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहे H2SO4 चाहे कोई भी एसिड होते हैं जो मसल्स को, मांसपेशियों को जला देते हैं, उसमें छाले पड़ा देते हैं। तो ये जो म्यूकस सेक्रेशन जब होती है इन गैस्ट्रिक ग्लैंडों से, जो म्यूकस सेक्रेशन होती है, यह जो स्टमक होता है, स्टमक के आंतरिक जो वाल होती है, उसको बचाने के लिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं म्यूकस सेक्रेशन करते हैं, ताकि HCl का कोई भी प्रभाव स्टमक के आंतरिक वाल पे, दीवालों पे कोई भी प्रभाव न पड़े, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए, लगभग हमारे पेट में एक दिन में 1 से 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेशन होता है, ठीक है ना, पर डे। हर दिन हमारा जो स्टमक होता है 1 से लेके 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर। अब उसके बाद देखिए, ये जो भोजन होती है, जब इसमें भोजन कुछ हद तक जब पच जाते हैं, HCl सेक्रेशन हो जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड
म्यूकस को सेक्रेट कर देता है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। तो अब यह जाके ओपन होता है, ये जो स्टमक है यह ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे भी ये जो ओपनिंग होती है, जो स्मॉल स्टमक की जो ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक। जब यह स्टमक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है तो इस ओपनिंग को पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, ठीक है। देखो इन मसल्स का काम, स्फिंक्टर मसल्स का काम मुख्यतः ये होता है कि जो भोजन अब आगे जब जा रहा है, बढ़ रहा है, टाइम जो आगे बढ़ रही है, फिर वो वापस ना आ पाए, उस अंग में ना आ पाए। जैसे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है, जैसे ही भोजन इसमें आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये फिर वापस स्टमक में नहीं जा पाएगा। यहाँ ईसोफेगस से जो भी भोजन स्टमक में आया है फिर वो वापस स्टमक में नहीं, ईसोफेगस में नहीं जा पाएगा। इसी वजह से जब अगर हम उल्टा हो जाएं, सपोज करो उल्टा लटक जाए और भोजन खाएं, तो जो हम भोजन खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारे ईसोफेगस के माध्यम से स्टमक में चला जाता है, तो स्टमक से वो फिर हमारे ईसोफेगस के माध्यम से मुंह में नहीं आ सकता है, ठीक है। इसी वजह से यह जो पाइलोरिक स्फिंक्टर या जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, इनका यही काम होता है कि अगले अंग में जो भोजन चला गया, खाना चला गया, फिर वापस ना आए। अब चलिए देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम लोग चलते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। देखो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वाइल्ड होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है अपेंडिक्स का हिस्सा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्वाइल्ड होते हैं जो स्टमक आके इस स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी साइज तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, ये बहुत लंबे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन पतले होने की वजह से इनको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम दिया गया है, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है तो भोजन में मौजूद जो प्रोटीन होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, लगभग पचाए जाते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आएगा, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेशन हो रहे हैं लीवर से और पैंक्रियास से, लीवर एंड पैंक्रियास से। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टमक का पार्ट है, इसी के पीछे पैंक्रियास, पत्ती की समान संरचना, हल्का सुनहरे कलर का पत्ती की समान संरचना होती है, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं। और यहीं पे, ठीक है, यहीं पे लीवर का भी हिस्सा होती है जिसमें ये गॉल ब्लैडर होते हैं। तो आइए यहाँ पे, जब यह लीवर से सेक्रेशन होती है डाइजेस्टिव जूस और पैंक्रियास से सेक्रेशन होता है डाइजेस्टिव जूस, तो होता क्या है, प्रोटीन को पचाने वाले डाइजेस्टिव जूस पैंक्रियास से निकलते हैं, पैंक्रियास से प्रोटीन को पचाने वाले डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सेक्रेशन करता है। पैंक्रियाज ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सेक्रेशन करता है जो प्रोटीन को पचाता है, और यही पैंक्रियाज लाइपेज नामक एंजाइम सेक्रेशन करता है जो फैट को पचाता है। फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, उनको तोड़ के सिंपल प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। तो याद रखिएगा, पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक दोनों एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, और लाइपेज क्या करता है, फैट को पचाता है। उसके बाद इस स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक दीवारों में तमाम ग्लैंड पाए जाते हैं, छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं। वो ग्लैंड करते क्या है बच्चों, यह ग्लैंड प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं, और फैट को फैटी एसिड में बदलते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट चेंज होते हैं। प्रोटीन एमिनो एसिड में जाता है, कार्बोहाइड्रेट किस में जाता है, आपके ग्लूकोज में बदलता है, और फैट जो है फैटी एसिड में बदलता है। तो इस तरह से यह होता है। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है अलग अलग जंतुओं में अलग अलग साइज और शेप के होते हैं। अगर हर्बीवोरस एनिमल में देखेंगे तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बहुत लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हर्बीवोरस में घास को पचाने के लिए काम करते हैं, और घास को पचाना
ठीक है, बहुत ज़्यादा जटिल काम होता है, जिसकी वजह से लंबे पाए जाते हैं। और कार्निवोरस एनिमल में देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस एनिमल मांस खाते हैं, फ्लेश ऑफ एनिमल खाते हैं, तो उनको पचाना बहुत ही आसान होता है, जिसकी वजह से छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे उंगली की समान प्रोजेक्शन होते हैं, संरचना होती है, जिसे विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली। और ये विली कुछ इस तरह से शेप में होते हैं और इनमें तमाम ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये है विली, ब्लड वेसल होते हैं। इन विली का काम क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाते हैं, इनका काम होता है जो पचे हुए भोजन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी उनकी रूप परिवर्तित हो चुकी है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये विली हमारे ब्लड में उस सारे न्यूट्रिशन को ब्लड वेसल्स के माध्यम से भेज देते हैं और पूरे शरीर के कोशिकाओं में वो पचे हुए न्यूट्रिशन पहुंच जाते हैं, जिससे डेड कोशिकाएं बनती हैं, जिससे जो जितने भी नए कोशिकाएं होती हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, टिश्यू फॉर्मेशन होता है, ये सभी चीज़ें बनती हैं हमारे शरीर में। उसके बाद यहाँ पे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ओपन होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज क्यों होता है? ये साइज में तो लार्ज नहीं होता है, लेंथ में लार्ज नहीं होता स्मॉल से, लेकिन इसकी मोटाई अधिक होने की वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से? इस जगह को हम इलियम कहते हैं। इलियम, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आके ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, उस एरिया को हम इलियम कहते हैं। इलियम से भोजन अब जो अनअब्जॉर्ब्ड जो फूड है, जो बचा हुआ थोड़ा बहुत जो बच गया है एब्जॉर्ब होने में, वो बचा हुआ जो फूड है अब एंट्री लेता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जैसे फूड अंदर जब जाता है तो उस फूड के अंदर अनअब्जॉर्ब जो फूड है उसके अंदर बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स, जो पानी के जो थोड़े बहुत अंश होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से, और भोजन धीरे धीरे बढ़ते हुए चला आता है एनस के अंदर। ठीक है, एनस जो सबसे अंतिम भाग होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का या डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो एनस में भोजन आके इकट्ठा होता है और ये अनवांटेड जो मटेरियल होता है समय समय से इसको निकाल दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो याद रखिएगा, यहाँ भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, एनस में भी स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। जो स्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है? अंदर के जो मटेरियल होते हैं, जो काइम होते हैं या जो फीसेस मल होते हैं, उस मल को बाहर निकलने से बचाते हैं। इच्छा अनुसार बाहर निकालते हैं। अगर इच्छा नहीं होती है तो यह स्फिंक्टर मसल्स ओपन नहीं होते हैं ताकि अंदर के जो मल हैं बाहर निकलें। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेके और एनस तक की जो हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्रैक है वो लगभग 9 मीटर लॉन्ग होता है। कितना? 9 मीटर लंबा होता है बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल से लेके एनस तक की पूरी लंबाई, यहाँ से लेके एनस तक की पूरी लंबाई लगभग 9 मीटर लंबा होता है। 3 मंजिला मकान के बराबर होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो लोग हर चीज़ के बारे में जानें। ठीक है, अच्छी चीज़ों का हमेशा प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि वो और विख्यात हो, लोगों में अच्छा संदेश जाए।